वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी भी बिंदु मतलब होता है न अक्षीय स्थिति में हो न निरक्षीय स्थिति में। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए पर -q कूलाम का आवेश है और बी पर +q कूलाम का आवेश है। दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या है? 2l है, जो कि बहुत कम है। ए बी के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है। P क्या है? C ले रहे हैं। ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु P है, C यहाँ ले रहे हैं, जिस पर हमको इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये जो OC जो है AB के साथ थीटा कोण बनाता है। माना बिंदु A है, जिस पर ऋण Q कूलाम का आवेश रखा गया है और बिंदु B पर q कूलाम का आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर कोई बिंदु C है। जिस पर हमें दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अतः इसे
ओसी के अनुदिश और ओसी के लंबवत दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। देखिए, ओसी के अनुदिश जो घटक होगा यहाँ हो जाएगा -q, यहाँ हो जाएगा +q। ओसी के अनुदिश जो घटक होगा वो होगा आपका P cos थीटा। इस दिशा में वैद्युत ध्रुव की दिशा होती है। वैद्युत ध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश को होती है, इसलिए वैद्युत ध्रुव की दिशा इधर होगी P, इधर P होगी। और इस P का OC के अनुदिश घटक होगा P cos थीटा, और P का OC के लंबवत जो घटक होगा ऋण q आवेश, यहाँ पर धन q आवेश होगा। तो ओ AB जो है ये P का घटक OC के अनुदिश P cos थीटा होगा, और OC के लंबवत जो होगा यहाँ P sin थीटा होगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ ऋण q आवेश है, यहाँ धन q आवेश है, तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में मान लीजिए इस द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। क्योंकि अक्षीय स्थिति में अब इस घटक जो है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, यहाँ पर हमने मान लिया ऋण आवेश से धन आवेश होती है, इसलिए इधर E1 होगी। और निरक्षीय स्थिति में इसका क्या होता है, ये जो द्विध्रुव घटक है इस घटक का निरक्षीय होता है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इसलिए मान इसके कारण से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। अब हम परिणामी निकालेंगे, इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे, इसके समांतर, और फिर यहाँ से इसके समांतर यहाँ से खींचेंगे। ये दो रेखाएं जिसमें काटती हैं एक परिणामी होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर होगा। और ये परिणामी वेक्टर जो है OC के साथ मान लीजिए फाई कोण बनाता है, कोण E2C E1 90 डिग्री होगा। OC के अनुदिश घटक OC के अनुदिश घटक बराबर P cos थीटा। OC के लंबवत घटक
ई साइन थीटा। माना बिंदु सी पर पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 का परिणामी वेक्टर E1 का परिणामी, चूंकि अक्षीय स्थिति में है इसलिए अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 2p cos थीटा बटे R3। बिंदु सी घटक द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु सी घटक द्विध्रुव आघूर्ण cos थीटा के पी cos थीटा के अक्षीय स्थिति में है। बिंदु सी पर घटक पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E2 का परिणामी E वेक्टर बराबर E2 बराबर 1/4πε0 P साइन थीटा बटे R3। बिंदु सी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु सी घटक द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा पी साइन थीटा के निरक्षीय रेखा पर है। घटक कैसे निकला मैं इसको फिर समझा रहा हूं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था, उसको ध्यान समझिएगा, नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पर
वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव इसलिए है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। बी की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु C है, ये दूरी आपकी R है। R दूरी पर कोई बिंदु C है। इन दोनों आवेशों के कारण इसकी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दो ही फार्मूला है, या तो अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो। ये जो है C बिंदु जो लिया गया है, इस वैद्युत द्विध्रुव के न अक्षीय पर है न निरक्षीय पर है। इसको हम, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हाँ यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। इधर हमने मान लिया इसको P, क्या मान लिया, P मान लिया। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ मध्यबिंदु जरूर लिया गया है, लेकिन मध्यबिंदु से लंबवत नहीं है, न इसकी दिशा में आपका P है। इसलिए ये जो द्विध्रुव है, इसको हम क्या करते हैं, इसको दो ढंग से करते हैं। इस ध्रुव का घटक जो है इसके अक्ष पर करते हैं, ताकि इसी दिशा में रहे। जब इसी दिशा में रहेगा तो अक्षीय स्थिति आएगी। जब कोई द्विध्रुव ऐसा लाएंगे ताकि जो OC रेखा है इसके लंबवत हो, तो इस कारण से हम एक द्विध्रुव की यहाँ रचना करते हैं। यहाँ हाँ, ये कोण आपका थीटा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये थीटा है। तो घटक निकालने के लिए ध्यान दीजिए, क्या करते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात पर लंब डाल देते हैं। ये ज्ञात है, ये अज्ञात है, लंब डाल देते हैं ज्ञात से अज्ञात पर। तो ये लंब हुआ, इसका घटक जो है क्या हो जाएगा, इस दिशा में बताए थे आप cos थीटा ले लीजिए। एक कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखिए इसकी दिशा इधर होगी, इधर होगी। OC के अंदर जो घटक होगा इसका क्या होगा, इसकी दिशा यहाँ से यहाँ आएंगे, ये वेक्टर बना आपका, चाहे यहाँ पहुँचिए, चाहे सीधे पहुँचिए, चाहे यहाँ से यहाँ, इधर दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा क्षेत्र क्या होगी, इसके अनुदिश होगा और इसके लंबवत होगा। तो चूँकि दिशा इधर बन रही है आपकी, एक दिशा इधर, एक हुआ इसके अनुदिश, ये लंबवत है, लंबवत दिशा इधर बनेगी, इसको क्षैतिज। तो आप देख लीजिए क्या कर्ण बनेगा, इसका मान क्या है, P है। ये आपका आधार हुआ, ये हुआ लंब। हम लेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण का मान क्या है, P है, ये कर्ण भी है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, P cos थीटा। A बराबर P cos थीटा होगा। और इसकी दिशा क्या बन रही है, आधार की इधर, इसके अलावा, इसलिए हुआ P cos थीटा। क्योंकि ये द्विध्रुव जो है इसको ऐसे है, इसका घटक जो है नचाकर यहाँ पर Q यहाँ कर दिया गया, यही चीज़ जो है यहाँ कर दिया गया, थीटा कोण पर नचा के यहाँ, यही चीज़ यहाँ ऋणावेश होगा और यहाँ क्या होगा, धनावेश। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ऋण आवेश से इसकी दिशा धनावेश की ओर होती है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। इसी को हम जो समझा लिखवाएं E1 माना गया है, E1 वेक्टर। और इसी वैद्युत द्विध्रुव को इसके समांतर लाएंगे, इसके समांतर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है OC के लंबवत, इसके घटक है जो, हाँ तो लंबवत दिशा, हाँ भाई लंबवत नहीं निकले, साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का कर्ण क्या है, लंब L, लंब हो गया L, और कर्ण क्या हुआ, ये हुआ, तो हो जाएगा P। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो इसका घटक जो है इधर क्या आया है, इधर P साइन थीटा। इसी के समांतर यहाँ इसको जो है कर दिया गया है, इस तरह से इस द्विध्रुव को
द्विध्रुव को यहाँ कर दिया गया है। इसी का वियोजित भाग इसको ऐसे, इसको यहाँ घुमा दिया गया, इसको यहाँ, इसलिए यहाँ माइनस क्यू आवेश होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव जो यहाँ घटक होगा, जो इसके समांतर है, तो वेक्टर में दो वेक्टर बराबर और समांतर होते हैं। तो यार पी साइन थीटा है, इस दिशा में क्या हो जाएगा, इस दिशा में भी पी साइन थीटा होगा। अब बन गया आपका फार्मूला, क्योंकि जो ओसी रेखा है, जो एक घटक है, इसके क्या है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके लंबवत है। और लंबवत जो घटक होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, इसकी दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर लंबवत जो होगा वो निरक्षीय स्थिति में होगा, क्योंकि इसके लंबवत है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो लंब दूरी पर होता है वो निरक्षीय होता है, इस पर इसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा, तो यहाँ हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E2। समझ में आया, मतलब इसकी दिशा इधर है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सी पर निकालेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव कारण ना, जो वैद्युत द्विध्रुव हम क्या है, पी साइन थीटा है, इसका होता है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इसलिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इस वैद्युत ध्रुवीकरण। और अक्षीय स्थिति में जब इसको लाया गया, इसको जो है, तो इधर आया, तो यहाँ ऋण आवेश, यहाँ धन, अक्षीय में क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इसलिए E1 की दिशा इधर हुई। और इसके समांतर हमने यहाँ से खींच दिया है रेखा, इसके और इसके समांतर यहाँ से खींचे, दोनों रेखा यहाँ काटे हैं, इसको हमने मिला दिया, ये रहा आपका परिणामी। ये परिणामी जो है ओसी रेखा के साथ थीटा कोण है। इस तरह से आपको हमने घटक निकालना समझा दी। माना सी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जो ओसी रेखा के साथ फाई कोण बनाती है। E स्क्वायर बराबर होगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। E1 का मान कितना है, E1 का मान हमने निकाला है, या E स्क्वायर बराबर होगा, E1 का मान पीछे हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे r³ का होल स्क्वायर। और E2 का मान हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा बटे r³ का होल स्क्वायर, या E इक्वल टू हो जाएगा वर्ग पक्षांश वर्गमूल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे r³ का होल स्क्वायर धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा बटे r³ का होल स्क्वायर, या E इक्वल टू वर्गमूल के अंदर एक वर्ग एक ही होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होगा, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
आर क्यूब वर्गमूल क्या होगा, आर क्यूब वर्ग आर पावर 6 हो जाएगा, धन 1/4 एप्सिलॉन 0 का वर्ग, एक वर्ग एक ही होगा, पी का वर्ग पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर क्यूब वर्ग आर पावर 6 हो जाएगा। या इज इक्वल टू कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 एप्सिलॉन 0 का वर्ग कॉमन दिखाई दे रहा है, और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, और आर पावर 6, यहाँ बचे क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वर्ग है, एक का वर्गमूल एक होता है, यहाँ वर्ग है जिसका वर्गमूल 4 पाई एप्सिलॉन 0, पी का वर्गमूल पी होगा, आर 6 का वर्गमूल आधा होता है, इसलिए हो जाएगा या इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 पी अपान आर क्यूब, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। एक व्यंजक रहा आपका निगमन है। यदि वैद्युत क्षेत्र ए, यदि वैद्युत क्षेत्र ई ओसी रेखा के साथ फाई कोण बनाता है, tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, E2 लंब पर है, E1 आधार पर है, या tan फाई बराबर E2 का मान कितना है, E2 का मान आपका है 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 पी साइन थीटा बटे आर क्यूब, E1 का मान है 1/4 एप्सिलॉन 0 2p साइन थीटा 2p cos थीटा बटे आर क्यूब, एफ साइड से कट जाएगा, आर क्यूब से कट जाएगा, पी आपका पी से कट जाएगा, बचे क्या, या tan फाइव इक्वल टू बचेगा आपका साइन थीटा बटे 2 cos थीटा, साइन अपान cos tan होता है, या tan फाइव इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। ये आपका दूसरा व्यंजक रहा।